हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मौर्य वंश को देखेंगे और स्पेशली हम अशोक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो पड़ जो था, पड़ नाम से जो है वहाँ की प्रचलित मुद्रा थी। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था। विशाख दत्त थे। वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था। तो वे थे सम्राट, मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो चाणक्य ने मुख्यतः उनकी सहायता की थी। सांची किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो ये बौद्ध धर्म का करता है, यानी कि जो सांची का स्तूप है उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित कलाकृतियाँ मूर्तियाँ हैं। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो वे थी कारुवाकी। किस बौद्ध साहित्य के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय जाति का बताया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय जाति का महावंश ग्रंथ में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो बिंदुसार ने अशोक को भेजा था तक्षशिला में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो इन्होंने 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पर राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का बंगाल पर आधिपत्य था। तो महास्थान अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो है वो बंगाल पर आधिपत्य था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रथम प्रभाव जो था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो यह पता चलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वो दक्षिण भारत तक विस्तृत था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह कौन सा स्तंभ है। भाब्रू स्तंभ। ठीक है, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो मौर्यों ने किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। इंडिका है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। वह कौन सा है, कौन सा ग्रंथ है। तो वह है विशाख दत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन हुआ है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में हुआ है। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो अशोक के शिलालेख जो हैं, स्तंभ जो हैं, उसमें ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग हुआ है, खरोष्टी का हुआ है, ग्रीक और अरभाइक जैसी लिपियों का प्रयोग हुआ है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में स्थित। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था। तो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाने वाले सम्राट या शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न पूछा है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो यह शिलालेख 13वां है, जिसमें जो है कलिंग युद्ध की विजय के बारे में वर्णन प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही क्षत्रियों का भी वर्णन वहाँ पे मिलता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। तो सेल्यूकस को उन्होंने 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है। तो किसने यह कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। मेगास्थनीज ने ऐसा बोला था।
मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो यह मिस्र का राजा था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यह अर्थशास्त्र के लिए। अशोक के जो शिलालेख यानी जो रॉक एडिक्ट्स हैं वो संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उसमें उनमें शामिल है। तो उसमें दूसरा शामिल है और 13वां शामिल है, जिसमें जो है संगम राज्य के बारे में पता चलता है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो उन्होंने जो है भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। ठीक है, तो उन्होंने प्रण किया था कि वो अब जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 2 व्यक्तियों को भेजा था। उनके नाम है महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो यह खरोष्टी भाषा का वहाँ पे प्रयोग हुआ है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख प्राप्त होता है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। मौर्यकालीन शासकीय पदों के बारे में बताया गया है कि कौन सा पद किस कार्य से संबंधित हुआ करता था। ठीक है, तो यह मौर्यकालीन शब्द हैं। वहाँ पर उस समय ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था जैसे कि मंत्रिण का अर्थ होता था प्रधानमंत्री, पुरोहित सेनापति, युवराज, सन्नी दाता इसका तात्पर्य होता था राजकीय कोष से, समाहर्ता कर का संग्रह करने वाला होता था, दौवारिक इसका तात्पर्य होता था राज दरबार, सीमा या फिर राजकीय द्वारों का संरक्षक। ठीक है, अंतर्वेदिक का तात्पर्य होता था अंतःपुर का अध्यक्ष, और मंत्रिपरिषद जो कि अध्यक्ष हुआ करता था। अन्नपाल का मुख्य काम होता था अन्नों के उत्पादन एवं संरक्षण की देखरेख करना। प्रशासनिका यानी कि इसका यह जो है कारागारों का अध्यक्ष होता था। जो प्रशासनिक होता था वो कारागारों का अध्यक्ष हुआ करता था। कर्मांतिक उद्योगों और कारखानों का प्रमुख होता था। प्रदेष्टा जो है आधुनिक संभागा युक्त के समान, ठीक है, इनका प्रमुख यह होता था। दंडपाल जो है पुलिस और विभाग का जो अध्यक्ष अनुशासन से संबंधित कार्यों को दंडपाल देखा करता था। नायक यह नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। दुर्गपाल यह राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष होता था। पौर जो है वो नगर का कोतवाल, और व्यावहारिक जो है यह प्रमुख न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इनका अन्य नाम कौटिल्य था। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुशीम की हत्या कर दी थी? तो वे थे अशोक। यूनानी लेखकों के अनुसार जिन 4 अवसरों पर राजा महल से बाहर जाता था उनमें से एक था यज्ञ के लिए वो बाहर जाता था। मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चंद्रगुप्त को अन्य किस नाम से जानते थे? तो उनका एक अन्य नाम था सेंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स के नाम से चंद्रगुप्त को जानते थे। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अमित्रघात या अमित्रघात के नाम से जानते थे चंद्रगुप्त बिंदुसार को। अशोक को अन्य किस नाम से जानते थे? तो अशोक को जानते थे प्रियदर्शी नाम से। ठीक है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में वाली लिपि में थे? तो अशोक के मुख्यतः जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी भाषा में थे। लेकिन अशोक के 2 अभिलेख जो कि पाकिस्तान में पाए गए थे, उनका नाम था मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। वे दोनों जो है खरोष्टी भाषा में लिखित हैं। ठीक है, खरोष्टी जो लिपि है उसमें उसी भाषा में वो लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मुद्रा राक्षस में वृषल का प्रयोग किया गया है। अशोक के कलिंग को किस साम्राज्य से जोड़ लिया था? तो अशोक के कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था। आगे यहाँ पे मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय तथा समुद्री मार्गों को कौन सा राज्य नियंत्रित करता था? तो कलिंग राज्य जो है नियंत्रित करता था। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य क्या अधिक महत्वपूर्ण था? तो वह सामाजिक समरसता मुख्यतः महत्वपूर्ण थी। अशोक ने धर्म संवर्धन के स्थान पर किन विचारों का प्रसार किया? तो उन्होंने
समता के विचारों का प्रसार किया था। किस राज्य देश में अशोक ने व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में मिलता है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है? मास्की से। मास्की से उनका जो व्यक्तिगत नाम है अशोक वो मिलता है। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? तो मेगस्थनीज ने कहा था। मौर्य काल में एग्रोनोयाई किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था एग्रोनोयाई। चंद्रगुप्त के शासन प्रबंधन का उद्देश्य क्या था? लोकहित करना। ठीक है, लोकहित करना उनके शासन प्रबंधन का मुख्य कार्य हुआ करता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो वे थे तिस्स। ठीक है, तिस्स ने सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश की थी। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने की उल्लेखना हुई है? तो यह प्राप्त होता है परिशिष्ट पर्वत से। आगे यहाँ पे एक साइड में अर्थशास्त्र से उल्लेखित मुद्राओं का वर्णन है, जैसे कि पड़, करशापड़ या फिर धारण चांदी के सिक्के कहलाते थे। सुवर्ण जो है सोने के सिक्के होते थे। भावक चांदी व तांबे के सिक्के हुआ करते थे। कारुणी तांबे के सिक्के को कहा जाता था और शतमान जो है वो चांदी के सिक्के को कहते थे। यहाँ पर मैप में अशोक के अभिलेखों की प्राप्ति स्थल जो है, जहाँ जहाँ पे अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, उनका वर्णन या फिर उनके जो है स्थानों को दर्शाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है कि किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो ये आरंभ होता था आषाढ़ में। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है उनके शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो वो थी ब्राह्मणी। किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लाया जाता था? तो चुनार से अशोक के स्तंभ निर्माण के लिए चुनार से पत्थर लाए जाते थे। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वह है 13वां बृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो वे थे उज्जैन के जो है गवर्नर बने थे बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो इन्होंने पृथक शिलालेख में ऐसी घोषणा की थी। अशोक ने रुम्मिनदेई स्तंभ बुद्ध की किस स्मृति में बनवाया था? तो उनके जन्म की स्मृति में रुम्मिनदेई स्तंभ बनवाया था। आगे यहाँ पे जो है मौर्य साम्राज्य के 5 चक्रों में विभाजित, जो टोटल 5 चक्रों में विभाजित किया गया था मौर्य साम्राज्य को। तो वे उनकी राजधानियाँ क्या थी उनको देख लीजिए। जैसे कि पहला था उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। पश्चिमी में उज्जैनी थी। दक्षिणापथ में सुवर्णगिरी, मध्य में पाटलिपुत्र और 5वीं पूर्व में तोसाली थी। ठीक है, आगे यहाँ पे इनके मंडल दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। इसमें जैसे कि कौशाम्बी है, तो कौशाम्बी जो मंडल था वो पाटलिपुत्र के अंतर्गत आता था और ये मौर्य साम्राज्य के मध्य में था। अगला प्रश्न है, अशोक सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो यह अवंती का शासक नियुक्त किया गया था। अशोक की 2 पुत्रियां थीं, जिनमें से एक का नाम संघमित्रा था, दूसरी पुत्री का नाम क्या था? तो दूसरी पुत्री का नाम चारुमती था। मौर्य काल में सामूहिक समारोह को क्या कहा जाता था? प्रवहण कहा जाता था। कौटिल्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है पुराणों में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां क्या कहलाती थी? तो ये रूपा जीवा कहलाती थी। यह किसने कहा कि भारत में दास नहीं थे? तो यह कहा था मेगस्थनीज तथा स्ट्रैबो ने। सर्वप्रथम तिथि युक्त क्रमबद्ध इतिहास किस काल का मिलता है? तो तिथि युक्त क्रमबद्ध इतिहास मिलता है मौर्य काल का। ठीक है, येरागुड्डी के अभिलेख किस शैली के हैं? तो ये हलावर्त शैली में हैं। त्रिपिटक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख प्राप्त हुआ है? तो 4 प्रकार के दासों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणों को कर मुक्ति भूमि दान में दी जाती थी, ऐसी भूमि को क्या कहा जाता था? तो ऐसी भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार विधि के 4 स्रोत कौन से थे? तो कौटिल्य के अनुसार विधि के 4 स्रोत थे धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है कि संभ्रांत घर की स्त्रियां घर के अंदर ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को क्या कहा है? तो कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को कहा है अनिष्कासनी। ठीक है, जो कि घर से बाहर न जाने वाली स्त्रियां। जूनागढ़ यानी गिरिनार में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था?
तो सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने करवाया था, जो कि चंद्रगुप्त के राज्यपाल थे। ठीक है, तो जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया था। अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती के लिए नेपाल में कौन सा नगर बसाया था? देवपत्तन। औरंगजेब का अभिलेख किस स्तंभ पर खुदा है? तो यह लैगरिया नंदनगढ़ में खुदा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की भी व्यवस्था थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षिण कहा गया है। मौर्य साम्राज्य या मौर्य समाज में प्रतिवर्ष जनगणना होती थी। इसके लिए एक अलग विभाग था, उसे क्या कहा जाता था? तो इस विभाग को कहते थे मर्दमशुमारी। कौटिल्य ने समुद्री मार्गों को क्या कहा है? संभान पथ कहा है। अशोक के धम्म की परिभाषा कौन सी परिभाषा में लिखी गई है? तो अशोक के धम्म की परिभाषा है राहुलोवाद सूत्र। ठीक है, राहुलोवाद सूत्र में सूत्र भाषा में धम्म की परिभाषा बताई गई है। मौर्य काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? तो मौर्य काल में भूमि कर 1/6 या फिर 1/4 भाग लिया जाता था। अशोक का धम्म मूलभूत सिद्धांत, यहाँ पे टोटल 11 थे। पहला था संयम, भाव शुद्धि, कृतज्ञता, दृढ़ शक्ति, दया, पवित्रता, सत्य, सुकृत सेवा, दान, आदर और संप्रतिपद। ठीक है, आगे मौर्य प्रशासन के जो मंत्री हुआ करते थे उनके कार्य क्या थे, उसके बारे में बताया गया है। इन्हें आप पॉज करके वीडियो देख लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे मौर्यकालीन अध्यक्ष, जैसे कि लवणाध्यक्ष को नमक का अध्यक्ष कहते थे, कोषाध्यक्ष को कोष का अध्यक्ष। ठीक है, पौतवाध्यक्ष मापतौल विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। ऐसे ही यहाँ पे आयुधाध्यक्ष जो है अस्त्र शस्त्र के निर्माण या फिर रक्षा विभाग का प्रमुख होता था। सीताध्यक्ष ये जो है कृषि प्रबंधक होता था। विविताध्यक्ष चारागाहों का अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, मुद्राध्यक्ष यह राजकीय चिन्ह, मुद्रा या पासपोर्ट विभाग का प्रमुख होता था। नवाध्यक्ष पशुओं की जो नवाध्यक्ष था वो पशुओं का निरीक्षक होता था। ठीक है, और पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों का। गणिकाध्यक्ष ये वैश्यालयों का अध्यक्ष हुआ करता था। आगे यहाँ पे मौर्यकालीन शिलालेख बताए गए हैं कि किस वर्ष के शिलालेख बने हुए हैं और ये किस भाषा जो है कौन सी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो केवल 2 ऐसे शिलालेख हैं जो कि खरोष्टी भाषा में हैं। बाकी सभी जितने भी अभिलेख हैं वो ब्राह्मणी भाषा में हैं, ब्राह्मणी और प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो वे 2 कौन से इसमें जो कि खरोष्टी भाषा में लिखे हुए हैं वे हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, और ये दोनों जो है पाकिस्तान से प्राप्त हुए थे। अशोक के स्तंभ लेख, इनको देख लीजिए। इसमें जो है एक पहला है प्रयाग स्तंभ लेख, यह दिल्ली से प्राप्त हुआ। दिल्ली टोपरा ये भी दिल्ली से, दिल्ली मेरठ ये भी दिल्ली से, रामपुरवा ये चंपारण बिहार से प्राप्त हुआ। लौरिया नंदनगढ़ ये भी बिहार से प्राप्त हुआ। लौरिया अरेजराज ये भी जो है चंपारण बिहार से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है इसमें मौर्य काल में दुर्भिक्ष काल में राहत कार्य के लिए कोषागारों के अस्तित्व का प्रमाण किससे प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ था सोहगौरापट्ट अभिलेख से। ठीक है, सोहगौरापट्ट अभिलेख से यह दुर्भिक्ष काल के बारे में जानकारी मिलती है। मगध का कौन सा शासक पितृहंता था? अजातशत्रु था। देवानाम प्रियदर्शी अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसकी पुष्टि 1915 में हुई थी। अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? तो पल्लव नहीं था। ठीक है, चोल, पांड्य, ठीक है, ये सब थे वहाँ पे। लिच्छवी का दूसरा नाम क्या था? वज्जी था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तीर्थ शब्द प्रयुक्त हुआ था पदाधिकारियों के वर्ग के लिए। कलिंग युद्ध के 1,50,000 बंदियों के लिए क्या किया? ठीक है, तो इन्होंने नई बस्तियों में बसाया था। जो जितने भी ये 1,50,000 बंदी थे कलिंग युद्ध के समय जो गिरफ्तार किए गए थे उनके लिए जो है नई बस्तियों का निर्माण करवाया था। मौर्य काल में सीता युक्त या सीता शब्द जो है वो राजकीय कृषि भूमि के लिए हुआ करता था। मौर्य काल में मार्ग कर वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह किसने कहा था? तो यह चाणक्य ने कहा था। कौटिल्य के अनुसार कबीलों में फूट डालकर उन्हें नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था जासूसों को, ब्राह्मणों को और औरतों को। चंद्रगुप्त मौर्य का पुरोहित तथा मुख्यमंत्री कौन था? चाणक्य था। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी? तो उपगुप्त से प्राप्त की थी। ठीक है,
अशोक के दो शिलालेख मानसेहरा शाह बाजगढ़ी, ये दोनों जो है किस भाषा में लिखे हुए हैं, तो ये खरोष्टी भाषा में लिखे हुए हैं। यूनानी लेखनों का अमित्र केटे था बिंदुसार। कौटिल्य ने किस मार्ग के व्यापार को अधिक सुरक्षित माना है, तो जल मार्ग को उन्होंने ज़्यादा सुविधाजनक एवं सुरक्षित माना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रणय कर का उल्लेख या आयात कर से था। चंद्रगुप्त मौर्य का शिलालेखों में प्रथम वर्णन मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। किस वृहत शिलालेख में अशोक को ब्राह्मणों और श्रवणों से उदारता के साथ व्यवहार करने की सलाह देता है, तो वह है अभिलेख तीसरा, जिसमें अशोक जनता को जो है ब्राह्मणों और श्रवणों के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार की सलाह देते हैं। किस राजा के बारे में बताया जाता है कि उसने 2 समुद्रों के बीच की दूरी को जीता था, तो वे थे बिंदुसार। मौर्य रथ पर किस रंग की पताका होती थी, तो मौर्य रथ पर सफेद रंग की पताका हुआ करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था, तो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। मौर्य प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था, तो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। मौर्य प्रशासन की सीढ़ी में प्रादेशिकों के ठीक नीचे कौन थे, वे राजुक थे। कौन सा बौद्ध ग्रंथ अशोक की धम्म यात्राओं का विवरण देता है, तो अशोक की धम्म यात्राओं का विवरण दिव्य वदन ग्रंथ देता है। कौन सा वृहत शिलालेख पशुओं की बलि और उत्सवों पर रोक लगाने की बात करता है, तो वह है वृहत शिलालेख प्रथम। ठीक है, तो जो अशोक के द्वारा लगाए गए जो शिलालेख थे, वृहत शिलालेख प्रथम जो पहला था, उसमें पशुओं की बलि और उत्सवों पर रोक लगाने की बात उसमें की गई है। पश्चिमी प्रांत के प्रशासन के लिए अशोक ने किस फारसी को नियुक्त किया था, तो उन्होंने तुषस्प को नियुक्त किया था। किस अभिलेख में अशोक ने अपना मत बुद्ध धम्म संघ में व्यक्त किया है तथा भगवान जो भगवत बुद्ध है, बुद्ध को भागवत कहा, तो वो था सारनाथ स्तंभ लेख में। सारनाथ स्तंभ अभिलेख में अशोक ने बुद्ध धम्म संघ, ये उनका मत था, उसको जो है वहाँ पे उन्होंने उसको व्यक्त किया था और बुद्ध को भागवत कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन चांदी में के आहत सिक्कों पर कौन से संकेत थे, तो चांदी के आहत सिक्कों पर मोर, पहाड़ी और अर्धचंद्र के संकेत वहाँ पे हैं। मौर्य काल में प्रयुक्त मुद्रा का नाम क्या था, तो प्रयुक्त मुद्रा का नाम पड़ है। उपगुप्त बौद्ध भिक्षु जिसने अशोक को बौद्ध बनाया संभवतः कौन था, तो वे थे मोगलीपुत्र तिस्त। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए उनको प्रेरित किया था। किसने अशोक के मूर्ति को एक भिक्षु के भेष में देखा था, तो उन्होंने देखा इत्सिंग ने। किसने देखा था, इत्सिंग ने उनको एक बौद्ध भिक्षु के रूप में देखा था। किसको, अशोक को। मौर्यकालीन अक्षपटलाध्यक्ष क्या थे, ये मुख्य लेखाकार हुआ करते थे। मौर्य प्रशासन में रूप दर्शन क्या था, तो यह आहत सिक्कों का परीक्षक होता था। हालांकि अशोक के शिलालेख 4 लिपियों में थे, पर कुछ एक को छोड़कर सभी में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। इस अभिलेखों में प्राकृत के किस विशेष रूप का प्रयोग हुआ है, तो अर्धमागधी का उपयोग हुआ है। अशोक के अभिलेखों के नगर व्यवहारिक महामात्र कौन से अधिकारी थे, तो वे न्यायिक हुआ करते थे। मौर्य काल का सेना भक्त क्या था, किसी क्षेत्र की उजड़ने वाली सेना द्वारा वहां के लोगों पर लगाया जाने वाला दंडात्मक कर सेना भक्त हुआ करता था। मौर्यकालीन वंशानुगत सैनिक कौन थे, तो वे मौल थे। मौर्यकालीन कंटक शोधन क्या थे, वे आपराधिक कोर्ट थे। मौर्यकालीन दौवारिक क्या था, वह जो है महल का अधिकारी होता था। अशोक वृहत शिलालेखों की संख्या 14 है। उड़ीसा के जौगड़ा और धौली में इनमें से 3 स्थान पर 2 अतिरिक्त अभिलेख हैं जिन्हें कलिंग घोषणा कहा गया है। कौन से 3 वृहत शिलालेख अनुपस्थित हैं, तो वे हैं वृहत शिलालेख 11, 12 और 13। अशोक का कौन सा अभिलेख रानी की घोषणा के नाम से जाना जाता है, तो वह है पर्ण्यपत्तन। अशोक के अभिलेखों में 12 बर की पहाड़ियों का क्या नाम है, तो उन पहाड़ियों का नाम है खल्टिक पहाड़ियाँ। अपने किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को अशोक राजा कहा है, तो गुर्जरा का जो लघु स्तंभ है, लघु शिलालेख है, उसमें जो है उन्होंने स्वयं को राजा कहा है। रहस्यमयी यक्ष किस धर्म में नहीं पाए जाते हैं, तो ये जो है भागवतवाद में नहीं पाए जाते हैं। बिंदुसार के दरबार के किस आजीवक ज्योतिषी ने अशोक के जन्म के समय भविष्यवाणी की थी कि वह राजा बनेगा, तो वे कौन थे, पिंगल वत्स। पिंगल वत्स
ज्योतिषी थे जिन्होंने अशोक के बारे में एक भविष्यवाणी की थी कि वह भविष्य में राजा बनेंगे। एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्रोत अशोक वदन के अनुसार अशोक की माँ कौन थी? तो अशोक की माँ सुभद्रांगी थी। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का कौन सा पुत्र तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने में असफल रहा था और किसके स्थान पर उसके छोटे भाई अशोक को भेजा गया था? तो सुसीम थे वे। ठीक है, जो सुसीम थे तो वहाँ जो तक्षशिला पे जो विद्रोह हो रहे थे वहाँ उनको समाप्त करने के लिए बिंदुसार ने सुसीम को भेजा था। अशोक के किस एकमात्र पुत्र का नाम उनके अभिलेखों में देखने को मिलता है? तो वे थे तिवर। तिवर का नाम जो है अशोक के अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। किस बृहद शिलालेख में अशोक कुछ अधिकारियों की चर्चा करता है जिनका कार्य अन्य चीज़ों के अलावा अशोक के भाइयों बहनों तथा अन्य रिश्तेदारों के परिवारों का कल्याण देखना था? तो ऐसी चर्चा जो है वो शिलालेख 5वें में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस रानी की घोषणा करने वाले अभिलेख में धार्मिक संस्थाओं में दान देने का श्रेय प्राप्त है? तो ऐसा कारुवाकी ने किया था। अशोक की एक पुत्री चारुमती का विवाह देवपाल नामक क्षत्रिय से हुआ था। वह कहाँ का था? तो वह नेपाल का रहने वाला था। बौद्ध स्रोतों से उल्लिखित सभी बौद्ध घटनाओं में से एकमात्र की पुष्टि अशोक के अभिलेखों से होती है। वह कौन सी घटना है? तो वह घटना है बौद्ध संघ का शुद्धिकरण। किस स्थान पर अशोक का प्रसिद्ध विभाजन अभिलेख नहीं पाया जाता है जिसमें वह स्पष्ट रूप से विरोधी भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों के निष्कासन एवं बौद्ध संघ में अनवरत एकता की बात करता है? तो वह जो है सहस्राम वह स्थान है। ठीक है, तो सहस्राम स्थान पर अशोक का प्रसिद्ध विभाजन अभिलेख नहीं पाया गया है। अशोक के किस एकमात्र अभिलेख में करों का स्पष्ट वर्णन मिलता है? तो करों का जो टैक्सेस हैं उनका वर्णन रुमिनदेई स्तंभ लेख से मिलता है। अशोक के किस रानी ने महावंश के अनुसार बोधि वृक्ष में विषैला कांटा चुभोकर उसे घायल कर दिया था? तो वे थी तिस्रखा। ठीक है, तो तिस्रखा ने जो कि अशोक की रानी थी और उन्होंने बोधि वृक्ष को नष्ट किया था। मौर्य काल में परिहारक किस प्रकार के गांव थे? तो परिहारक कर मुक्त गांव थे। कर मुक्त जो होते थे वो गांव कहलाते थे परिहारक। अशोक के किस अभिलेख में प्रत्येक 8 कोस की दूरी पर कुआं खोदने की चर्चा मिलती है? तो वह अशोक का अभिलेख है बृहत स्तंभ अभिलेख 7वां। ठीक है, अशोक के अभिलेखों के अंत महामत जो अर्थशास्त्र के अंतपालों के समतुल्य थे किसके अध्यक्ष थे? तो यह चुंगी के अध्यक्ष होते थे। किस स्रोत से ज्ञात होता है कि अशोक ने श्रीनगर के निर्माण करवाया था? तो श्रीनगर का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था और ऐसा स्रोत जो है ऐसा उल्लेख मिलता है कल्हड़ की राज तरंगिणी में। अशोक के कथन सर्वे मुनसे पजमम किस बृहद शिलालेख से है? किस बृहद शिलालेख में है? तो ये 6ठे शिलालेख में मिलता है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ मौर्यों की उत्पत्ति की जानकारी देता है? तो वह है वंश थपकासिनी। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन बनने की जानकारी किससे मिलती है? तो ये मिलती है परिशिष्ट पर्वन से। परिशिष्ट पर्वन से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेख के सर्वप्रथम कब और किसने पढ़ा था? तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ठीक है, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ये ईयर याद रखिएगा, 1837, जेम्स प्रिंसेप। परवर्ती मौर्यों में से एक दशरथ का अभिलेख कौन सा है? तो वह है नागार्जुन पहाड़ी गुफा अभिलेख। कौन से अभिलेख मौर्य के शूद्र वर्णन को बताते हैं? पुराण बताते हैं। किस मौर्य शासक के पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध थे? तो वे थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के एंटियोकस प्रथम का यूनानी राजदूत कौन था? तो यूनानी राजदूत थे देमियकस जो है बिंदुसार के दरबार में जो है यूनानी राजदूत आए हुए थे। सन 1915 में अशोक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें यह ज्ञात होता है कि अशोक का दूसरा नाम पियदस्सी था। ठीक है, पियदस्सी। और इस बात की पुष्टि एक साहित्यिक प्रमाण से होती है। वह कौन सा ग्रंथ है? तो पियदस्सी की पुष्टि महावंश से होती है। इसका प्रमाण जो है इसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं महावंश से। उत्तराधिकारी के युद्ध में किस मंत्री ने उसके भाइयों के विरुद्ध अशोक की मदद की थी? तो अशोक की मदद की थी राधा गुप्त ने।
अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में विभाजित हो गया। किस परवर्ती मौर्य के शासक काल में पुनः उसका एकीकरण हुआ था? ठीक है, तो उनकी मृत्यु के पश्चात जो है अशोक का साम्राज्य था, पूर्वी साम्राज्य और पश्चिमी साम्राज्य दो भागों में डिवाइड हो गया। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा शासक था जिसमें उसका एकीकरण पुनः हुआ था, किसके शासनकाल में? तो वे थे सम्प्राप्ति। ठीक है, सम्प्राति के शासनकाल में यह पुनः एकीकृत हो गया था। अशोक के किस वृहद शिलालेख में कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया गया है? तो षष्ठम में कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया गया है। मौर्य काल के किस अधिकारी की तुलना आधुनिक जिला कलेक्टर से की जा सकती है? तो राजुक से की जा सकती है। जो राजुक हुआ करते थे उस समय जो है एक जिला कलेक्टर के पद पर नियुक्त थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वर्तमान में जिला कलेक्टर होते हैं उन्हीं के समकक्ष जो मौर्य काल में जो अधिकारी होता था वो उसी पद का राजुक के पद पर नियुक्त होता था। ठीक है, तो जो राजुक पद है और ये जिला अध्यक्ष जो दोनों पद हैं वो समकक्ष हुआ करते थे। शहरी क्षेत्रों का न्यायिक अधिकारी कौन था? महामात्य था। अगला प्रश्न है किस बृहद शिलालेख में अशोक के धम्म का संक्षिप्त रूप से और उसकी व्याख्या होती है? तो ये होती है 11वें अभिलेख से, 11वें शिलालेख से। भारत सरकार द्वारा अशोक के सारनाथ स्तंभ के लिए राज्य चिन्ह एवं राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त चक्र में कितनी कमानियां हैं? तो कितनी कमानियां हैं? 24 कमानियां हैं। और इन कमानियों को तीलियां भी बोलते हैं, कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 24 तीलियां हैं। और ये जो हैं वो सारनाथ स्तंभ से ली गई हैं। ठीक है, जो सारनाथ स्तंभ है, ये जो 24 तीलियां हैं, ये एक दिन में 24 घंटे को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, बिंदुसार ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया है? तो बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। अशोक के सारनाथ स्तंभ के शीर्षक फलक पर कौन से जानवर बने हुए हैं? तो सारनाथ के शीर्ष फलक पर हाथी, घोड़ा, सांड और 12 सिंघा के चित्र बने हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शिलालेख में प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो इनका प्रथम वर्णन मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। किस मौर्य शासक के बारे में सिर्फ बराबर गुफा अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है? तो वे थे दशरथ। रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का साला कौन था? पुष्यगुप्त थे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इससे पहले हमने पुष्यगुप्त के बारे में पढ़ा है तो उन्होंने किस झील का पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सव्वे मुनिशा पजामम अशोक का यह कथन किस अभिलेख में है? तो ये है बृहद शिलालेख 5 में। कल्हड़ की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक का प्रिय देव कौन था? तो भगवान शिव थे। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग अशोक की एकमात्र विजय है और इसके बाद उसने धम्म विजय किया था? तो ये था बृहद शिलालेख 13। बताया जाता है कि जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी तब अशोक ने कुछ मंत्रियों की सहायता से गद्दी पर कब्जा किया था। और इन मंत्रियों का नेता कौन था? तो वे थे राधा गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख में अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ में अपनी आस्था व्यक्त की है तथा बुद्ध को भगवान कहा है? तो यह प्राप्त होता है भाबरू लघु शिलालेख से। स्मारकों के लिए पत्थरों पर बड़े पैमाने पर प्रयोग किसने प्रारंभ किया था? तो अशोक ने किया था। तमिल कवियों ने लिखा है कि मौर्यों के रथ तमिल भूमि में गर्जन करते थे, जिन पर चमकीली पताकाएं लहराती थीं। इन पताकाओं का रंग कैसा था? सफ़ेद हुआ करता था। अशोक की किस रानी ने उनकी अत्यधिक दानशीलता का विरोध किया था? तो वे थी तिस्सरखा। किस ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार राज्याभिषेक क्षत्रिय थे? तो दिव्यवदन के जो ग्रंथ है दिव्यवदन, उसके अनुसार बिंदुसार जो है वे क्षत्रिय थे। मौर्य काल में निर्माण के दौरान किस वस्तु का उपयोग सर्वाधिक हुआ है? तो लकड़ी का हुआ है। बहुतायत के कारण मौर्यकालीन शहरों की सुनिश्चित संख्या बताना संभव नहीं। यह किसने कहा था? यह एरियन ने कहा था। मौर्य शासकों ने विभिन्न कार्यों के लिए कई अधिकारी नियुक्त किए थे, लेकिन अधिकारियों का एक वर्ग बाकी सबसे अधिक था। वह कौन सा वर्ग था? तो वह था कर अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अमात्य तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति कुछ जांचों के बाद होनी चाहिए। इनमें से किसकी जांच नहीं होती थी? तो आध्यात्मिक जो स्तर के पदाधिकारी हुआ करते थे उनकी नियुक्ति या उनकी जांच नहीं होती थी।
ठीक है, आध्यात्मिक हों या दार्शनिक प्रवृत्ति के जो होते थे उनकी। अशोक के धम्म को क्या कहा जा सकता है? तो अशोक के धम्म को सामाजिक नैतिक आचार संहिता कहा जा सकता है। किस स्थान पर एक ही वृहत और लघु स्तंभ है? तो एक ही वृहत और लघु स्तंभ इलाहाबाद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैक्ट्रियन राजा ने लगभग 182 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर उत्तर पश्चिमी भारत के एक अच्छे भूभाग पर अधिकार कर लिया था? तो वे कौन से राजा थे? उनका नाम था डिमेट्रियस। अशोक के अभिलेखों में नगल वियोहालक महामात्यों का जिक्र है, इसका क्या कार्य था? जिनका कार्य होता था न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करना। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मेरठ टोपरा स्थित अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो दिल्ली लाने वाले वे सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, शहबाजगढ़ी तथा भानशेर स्थित अशोक के 14 वृहद शिलालेख किस भाषा में हैं? तो वे खरोष्टी भाषा में हैं। मौर्य काल में मुद्रा का प्रयोग एक आम बात हो गई थी, जिसमें मुद्रा का व्यापक प्रयोग नहीं होता था, वो था कर के रूप में। मौर्य साम्राज्य के दौरान एक जिले अर्थात आहारा का प्रमुख राजस्व का प्रधान समन्वयक तथा अपनी अधिकारिता के अंतर्गत सामान्य और सैन्य प्रकारों का प्रभारी अधिकारी किस रूप में जाना जाता था? तो वह जाना जाता था चिर इस्तेदार के रूप में। चिर इस्तेदार के रूप में वह अधिकारी जाना जाता था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो वे थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा को सर्वप्रथम विजित किया था। इंडिका मूलतः लिखी गई थी मेगस्थनीज के द्वारा। ठीक है, इंडिका नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो उसके लेखक थे मेगस्थनीज। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज की थी? ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, और जो कि ब्राह्मणी लिपि में हुआ करते थे। सौंदरानंद किसकी रचना है? तो यह अश्वघोष की रचना है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो उन्होंने तक्षशिला भेजा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो अशोक ने कलिंग को जब जीत लिया था और भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका उन्होंने प्रसार प्रचार किया था। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा जो है प्राकृत भाषा है। पश्चिमी भारत गिरनार के समीप एक नदी पर किसने बांध बनाया था? तो किसने बांध बनवाया था? पुष्यगुप्त ने बांध बनवाया था। कहाँ पे? गिरनार के समीप नदी पर। दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ था? तो दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य का जो है विकास हुआ था, लेकिन अगर ऑप्शन में पल्लव होगा तो वो गलत होगा। ठीक है, पल्लव का दक्षिण भारत में विस्तार या विकास नहीं हुआ था। ठीक है, केवल ये 3 ऑप्शन सही होंगे, चोल, चेर और पांड्य। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित थे। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन क्या है? तो सबसे सही वर्णन जो है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेनियन सी से हमें क्या पता चलता है? तो प्राचीन भारत की भौगोलिक दशा के संबंध में हमें इससे पता चलता है। किस इतिहासकार ने अशोक का इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर लिखा है? तो वे हैं भंडारकर के द्वारा अशोक के इतिहास उनके ही अभिलेखों के आधार पर उन्होंने लिखा है। अशोक के कौन से शिलालेख धर्मादेश में कलिंग युद्ध की विभत्सना व्यक्त की गई है? तो 13वें शिलालेख या 13वें जो शिलालेख है धर्मादेश है, उसमें जो है कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो कौटिल्य ने प्रतिपादित किया था। दशरथ का नागार्जुनी पहाड़ी गुफा अभिलेख कहाँ पर है? ये बराबर में है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो वह हूरों के द्वारा था। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। किसने की थी? शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? कनिष्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? यह वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 BC में किया गया था।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या थी, तो उसके सदस्यों की संख्या 30 थी। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंथिओकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया था? तो वे आए थे डायमेकस। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम बताना है, तो प्राचीन नाम था पटना। कलिंग देश की राजधानी थी तोसाली। चाणक्य को किस अन्य नाम से जाना जाता था? चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो वे बिंबिसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो चंद्रगुप्त ने उन्हें हराया था। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से हुआ था? तो कलिंग युद्ध के बाद हुआ था। सेंट्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था। इसका समर्थन एक अभिलेख से होता है, तो अब अशोक के अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य प्रशासन की सीढ़ी में प्रादेशिकों के ठीक नीचे कौन होता था? तो राजुक होता था। ठीक है, तो जो मुख्य अधिकारी होता था उसके नीचे राजुक यानी जो जिलाधिकारी है वो होता था, और उसे उस समय जो है यानी कि जो मौर्य प्रशासन था उस समय राजुक था, यानी उस पद का नाम राजुक था। अशोक के किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? तो यह है लुम्बिनी का स्तंभ लेख। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था स्व नियंत्रण। ठीक है, किस अभिलेख में अशोक ने अपना मत बुद्ध धम्म एवं संघ में व्यक्त किया है और बुद्ध को भागवत कहा है? तो यह कहा था भावरू लघु अभिलेख से। भारत में अशोक का शासनकाल जो है 273 से 232 ईसा पूर्व के मध्य रहा। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। अशोक का रुमनदेह स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित डायोनिसस एवं हेरामलीज किससे संबंधित है? तो वह शिव एवं वासुदेव कृष्ण से संबंधित है। किन अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख मिलता है? तो यह प्राप्त होता है सोहगोर ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राजा के आय के मुख्य स्रोत था, वह सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो उसका जो भूमि कर था उसका सर्वोच्च अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। अशोक ने स्वयं धम्म की अपनी नीति को किस रूप में प्रस्तावित किया था? तो जीवन का एक ऐसा मार्ग जो व्यावहारिक और सुविधाजनक होने के साथ साथ अत्यधिक नैतिकवादी था। ठीक है, सामाजिक विषयों में अशोक की सर्वाधिक क्रांतिकारी धारणा क्या थी? जन्म, विवाह एवं यात्राओं आदि के समय किए जाने वाले निरर्थक कर्मकांडों का अधिकार। सार्थवाह किसे कहते हैं? तो सार्थवाह जो है व्यापारियों के काफिले के प्रधान को कहा जाता था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण प्राप्त होता है देवा नाम प्रिया की उपाधि के कारण। ठीक है, कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये मेगास्थनीज की इंडिका जो है मौर्यों के नगर प्रशासन के बारे में बताता है। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर इसका उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका से मिलता है। मौर्य शासन काल में पिंड कर एक कर था। एक ग्रामीण में संयुक्त रूप से संग्रहित किया जाने वाला कर पिंड कर कहलाता था। किस लेखक ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? तो ये कहा था प्लूटार्क द्वारा। ठीक है, प्लूटार्क ने ऐसा कहा था कि 6 लाख सैनिकों की सहायता से उन्होंने भारत को रौंद डाला। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में दिए गए वर्णन के अनुसार अंतपाल नामक अधिकारी का क्या कर्तव्य था? तो उसका कर्तव्य ये था कि वह मार्गों की सुरक्षा व उनका रखरखाव करें। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।